उनके घर पे जाकर कागजात उलट पुलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। उसके बाद देश के सोशल जस्टिस राज्य मंत्री, जिनके पास सोशल जस्टिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिनका काम है जो देश में शेड्यूल कास्ट जाति के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करे, उनके साथ जस्टिस हो, वे स्वयं बैठकर दाऊद वानखेड़े साहब के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण हल्दर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि एससी कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, जिस पद पर वो बैठे हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। हमें लगता है सारी मर्यादाओं को वो लांघ रहे हैं। जनरली होता है कि कोई व्यक्ति उस पर अन्याय हो तो वो अपनी शिकायत कमीशन के पास दर्ज कराए और कमीशन उस पर जानकारी जुटाए और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके जांच करनी है तो किसी भी व्यक्ति को, संस्था को अपने जो उन्हें सिविल कोर्ट के अधिकार हैं उसमें सम्मन करके उसकी सुनवाई कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट विस्तृत रूप से तैयार करके वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और सिफारिश करते हैं कि क्या सरकार करे और पार्लियामेंट के पटल पर वो रिपोर्ट रखी जाती है। ये कार्यशैली और कार्यप्रणाली है। जहाँ तक किसी का सर्टिफिकेट फर्जी है उसे जांचने का, उसे प्रमाणित करने का अधिकार शेड्यूल कास्ट कमीशन को नहीं है। देश में के रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 1994 में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। जब देश में फर्जी सर्टिफिकेट की बाढ़ आ गई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया कि देश में हर जिले में जो सर्टिफिकेट फर्जी हैं उनकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। उस कमेटी की अध्यक्षता ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ज्वाइंट सेक्रेटरी या उस लेवल का अधिकारी उसकी अध्यक्षता करे। उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टरेट है उसका एक अधिकारी हो, पुलिस का एक अधिकारी हो और जो भी शिकायत आए उस शिकायत को क्वाशी जुडिशियल अधिकार, उन्हें न्यायालय के अधिकार दिए गए, वो न्यायालय के अधिकार के तहत सारी जांच प्रक्रिया को करें और उसके बाद उसमें निर्णय लें। अगर वो निर्णय किसी को मंजूर नहीं तो सीधे वो हाई कोर्ट में अपील में जा सकता है। हाई कोर्ट का निर्णय उसे मंजूर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन एससी कमीशन को ये सारे अधिकार नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अरुण हल्दर जी का व्यवहार ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। सीधे ये कह देना कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। दाऊद वानखेड़े साहब के घर पे चले जाना और वहाँ पे मीडिया से संवाद करना, मीडिया के जरिए पूरे चित्रीकरण कराना, हमें लगता है ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है।
इतनी जल्दबाजी उनको क्या है? क्यों इस तरह का आचरण वो अपना दिखा रहे हैं? क्या एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के आचरण रख सकता है? ये सारी चीज़ों का हम देश के राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे, सोशल जस्टिस मंत्री को भी शिकायत करेंगे कि जिस पद पे आपने व्यक्ति को बिठाया, वो जो कौशी जुडिशियल अधिकार है किसी संस्था का जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया गया, उन अधिकारों को अपने अधिकार में ले रहा है। इससे बड़ा ब्रीच कुछ हो नहीं सकता। हम राष्ट्रपति महोदय को ये सारी घटना की कंप्लेंट करेंगे, साथ ही साथ सोशल जस्टिस मिनिस्टर को लिखेंगे और मांग करेंगे इस घटनाक्रम की जांच हो कि उनका मोटिव क्या था, क्यों इतना वो ममत भाव एक व्यक्ति को दिखा रहे थे जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया, देश में एक होनहार दलित बच्चे के अधिकारों को छीना। और ये भी मुझे धमकी उन्होंने दी है कि ज़्यादा बोलेंगे तो एट्रॉसिटी एक्ट के अंदर कार्रवाई करके जेल में डाल देंगे। हमें लगता है कुछ ज़्यादा वे बोलते हैं। सवाल खड़ा है कि जो व्यक्ति दलित ही नहीं, उसको लेके आप डराने का मुझे काम करते हैं। हमें लगता है कि हमारा भी राजनीतिक अनुभव है। सभी व्यक्तियों को मर्यादा में रहना चाहिए, अपने पद की गरिमा संभालनी चाहिए और साथ ही साथ दूसरे के अधिकारों को कहीं भी हनन करने की कोई भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठवले साहब के पास बैठकर उल जुलूल बातें की गई, लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि मैंने जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वानखेड़े साहब हल्दर साहब के साथ जब बैठे थे कि मैंने बच्चों की तस्वीरें वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली, मैंने बच्चों का नाम लिया, मैंने उनकी दूसरी सौभाग्यवती पत्नी का नाम लिया, उनके बारे में कुछ कहा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने कभी उनकी दूसरी पत्नी का नाम तक नहीं लिया है, ना उनकी कोई तस्वीरें साझा की है, ना मैंने उनके बच्चों की तस्वीरें साझा की है। हमें लगता है कि अगर झूठी बोलना है तो ढंग से बोलिए, कम से कम लोगों को समझ में आए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। और मैं आज फिर कायम हूँ अपने बात पे कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट समीर दाऊद वानखेड़े ने बनाया, उसकी कौशी जुडिशियल अथॉरिटी महाराष्ट्र के जिला अधिकारी जहाँ से मुंबई शहर से सर्टिफिकेट जारी हुआ, उसका जो स्क्रूटनी कमेटी बनी है, हम उसकी शिकायत उस कमेटी के सामने करेंगे और निश्चित रूप से कमेटी जांच करेगी, सारे तथ्यों को तपासेगी और हम अपनी बात रखेंगे। वानखेड़े साहब को भी बुलाया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस फर्जीवाड़ा पे जांच के बाद मोहर लगेगी और एक बार मोहर लग गई कि सर्टिफिकेट जाली है तो उसी कानून में ये स्पष्ट है कि सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी फ़ायदे लिए गए, चाहे वो नौकरी हो, एडमिशन हो या और भी कोई चुनाव हो, वो सारे तात्काल रूप से रद्द किए जाते हैं। जो भी लाभ लिया होगा वो वसूल किया जाता है और उसी के तहत प्रोविज़न है कि फौजदारी मुकदमा करके 2 साल से 7 साल तक की सज़ा होती है। हम इस मामले को जो भी फोरम है, हमारा वैलिडिटी कमेटी जिसे जात पड़तालनी समिति महाराष्ट्र में कहते हैं, वहाँ पे ये मामला ले जाएंगे। साथियों, और एक विषय बहुत गंभीर है। पिछले 9 महीने से जब से हमारे दामाद को नाजायज़ तरीके से फंसाया गया, 8.5 महीना जेल में रहकर आया और 12 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश में स्पष्ट हो गया कि धाराएं गलत तरीके से लगाई गई और हम उसको लेके हाई कोर्ट में मामला निरस्त करने के लिए जाएंगे। आगे कानूनी लड़ाई है वो लड़ेंगे, लेकिन पिछले लगभग 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता
नवाब मलिक ड्रग के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उनका दामाद जेल में है और कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस तरह के बयान नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फोटो डाला है और आज मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मराठी का वेब चैनल है, उस पे भी खबर आई है। एक वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी उसमें रखी है। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का, मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया, जिसमें दिल्ली के NCB के जोनल यूनिट ने कहा कि वो जेल में है और जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था और साथ में मुनगंटीवार जी ने भी अभिनय किया था। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं और बाद में आपसे शेयर कर लूँगा। मैं शेयर कर दूंगा, आप बाद में देख लीजिएगा। गाना गाती हैं, अच्छी बात है। नदियों को लेकर गाना गाएं, अच्छी बात है। सोनू निगम जी के साथ अभिनय करें, अच्छी बात है। देवेंद्र जी अभिनेता बन जाएं, अच्छी बात है। मुनगंटीवार जी अभिनेता बन जाए, अच्छी बात है। डायरेक्टर उसके सचिन गुप्ता थे। सिंगर अमृता फडणवीस एंड सोनू निगम, उसको म्यूजिक दिया था, जो गाना लिखा था वो अभिजीत जोशी जी ने। क्रिएटिव हेड उसके मनीष खानका थे और उसके फाइनेंस हेड जयदीप राणा जी थे। ये कह देना कि सार्वजनिक जीवन में कौन किसके साथ तस्वीरें खींच लेता है हमें पता नहीं। तस्वीर तो ऐसी है कि एक दूसरे को तुम शैतान हो, तुम शैतान हो, इस तरह की तस्वीर है। मैंने पूछा ये निशान क्या होता है, मेरे बच्चों ने कहा कि यू आर एविल। अब कौन शैतान है मुझे पता नहीं, लेकिन ये शैतान जो नशे का कारोबारी है, ड्रग पेडलर है,
एक टी सीरीज ने जो गाना रिलीज किया था, जिसमें अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। उस समय के जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुनगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कह देना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूँ कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे, मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। इसकी तस्वीर मैं रिलीज करता हूँ। ये सिर्फ मामला इतना ही नहीं, मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफर वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर वो तय करता था, और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। और देवेंद्र जी जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे तो शाम में उनके घर में हाजिरी लगती थी और लगातार नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे और वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनसीबी हो, यही देवेंद्र जी का वाजे सारे कार्यालयों में फिरता नजर आ रहा है। अधिकारियों के तबादले में भी करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े, जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और उसे लाया इसीलिए गया कि आप पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। बड़े बड़े ड्रग पेडलर, चाहे वो काशिफ खान हो, उसे छोड़ दिया जाता है। ऋषभ सचदेवा को, आमिर फर्नीचर वाला को और प्रतीक गाबा को छोड़ दिया जाता है। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। जिम्मेदारी से कहता हूं कि प्रतीक गाबा कौन है, प्रतीक गाबा को क्यों छोड़ा गया, प्रतीक गाबा इस शहर में क्या करता है, किन होटलों में पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, एक टेबल की कीमत 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कैसे होती है। मैं आज प्रतीक गाबा के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इस खेल में प्रतीक गाबा सबसे बड़ा किरदार है, जो आने वाले दिनों में उसको हम आप लोगों के सामने रखेंगे। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। क्यों नीरज गुंडे जाकर बैठता है, क्यों बीजेपी के लोग छूट जाते हैं और ये कह देना कि मेरा कोई संबंध नहीं, यही कहेंगे कि हमें पता नहीं था, पता था। आपके नाक के नीचे ड्रग का धंधा चलता रहा। कई ऐसी तस्वीरें हम आगे लाएंगे जो ड्रग पेडलर हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी में हैं थे, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे खोलेंगे। आपके मन में कोई सवाल होगा तो उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, आप डायरेक्टली नाम बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ड्रग्स का काम करते थे, उनकी शाह पे सब कुछ हो रहा है। उनके संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा है, चल रहा था। जिस तरह से जयदीप राणा की तस्वीरें आई, ये योगा योग नहीं कि वो उनके गाने का फाइनेंशियल हेड है, उसके बाद भी उनकी घनिष्ठता एक उनके घर की तस्वीर से दिखती है। जो देवेंद्र जी का वजह है, वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है, चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार हाई कोर्ट में लोग जा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया, नवाब मलिक को बोलने से रोका जाए, मामला जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है उसे निकाल लिया जाए। मुंबई पुलिस ये ड्रग की जांच नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है एक्सटॉर्शन की, मुंबई पुलिस जांच कर रही है किडनैपिंग की। सीबीआई को अगर जांच करानी है तो सारी जांच हो कि इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग के धंधे में क्या कनेक्शन है, जयदीप राणा का उनकी क्या रिश्ते हैं, नीरज गुंडे किस तरह से इस सारे खेल में इन्वॉल्व है। हम मांग करते हैं कि अगर उन्हें निर्दोष अपने आप को साबित करना है तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाए या सीबीआई इसकी जांच करे, हम मांग करते हैं। नवाबजी, तुम्ही आता बोलताना असं म्हणालात की नीरज गुंडेजा हा फडणवीसांच्या काळातला वाझे, याचा अर्थ वाझे हे चुकीचं काम करतात हे तुम्ही मान्य करता? हो, मान्य है। सचिन वाझे हा चुकीचा काम करत होता हे आम्हाला मान्य आहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।